और भाई को एक ऐसा अवसर भी मिला कि वो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ कोई कुछ समय बिता पाए। तो वो बहुत मस्ती वाली भी है और बहुत अच्छी चालना भी करती है और अच्छी टीचर भी है। तो हम दीदी का स्वागत करते हैं ताकि वो अपनी अपनी जर्नी के बारे में हमसे ब हमें बता पाएँ। दीदी कह रही हैं कि ज़ूम द्वारा हम वो सबसे मिल पा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कोई सीमा ही नहीं है और उनको ये मौका मिल रहा है कि हम सबसे मिलने का और वो धन्यवाद देती हैं। दीदी सैन फ्रांसिस्को 12 साल पहले आई थी और सैन फ्रांसिस्को सेंटर में थोड़ी देर उन्होंने अपना वक़्त बिताया, अनुभूति सेंटर भी गई। और चंद्रू सिस्टर को मिलके उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि चंद्रू सिस्टर ने बाबा से पालना ले रखी है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा चंद्रू सिस्टर से मिलके। तो वो अपनी कहानी बता रही हैं। उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, उनके जो दादा थे, 1950s में 1956 में 1956 में बाबा को मिले, दिल्ली में मिले। तो उनके दादा के जो दोस्त थे, वो आर्मी में सर्व कर रहे थे, तो वो निमित्त बने उनको लेके जाने के लिए। और दादी प्रकाश मणि दिल्ली सेंटर में थी और वो क्लास ले रही थी एंड उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि कोर्स लेने के लिए प्रेरणा की और उनके दादाजी को बहुत अच्छा लगा कोर्स लेके और जो ज्ञान दिया गया था उसके बारे में बहुत अच्छा लगा सुन के उनको बहुत अच्छा लगा और वो बहुत भक्ति किया करते थे। दीदी दादू के जो दादा बहुत जाया करते थे और भक्ति बहुत किया करते थे और यहाँ-वहाँ जाया करते थे भगवान की तलाश में और जब उन्होंने कोर्स लिया, तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कि उनकी सारी अम, जो सर्च है, उनका भगवान को ढूँढने का जो जुनून था, वो अभी बस खत्म हो गया है क्योंकि उनको अभी यहाँ जो सच्चाई है, वो समझ में आ गई है। और जो उनकी दादी जी हैं, वो उनको सुना करती थी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनकी एक सहेली प्रीतम दीदी करके
आई उनको ऐसे ही उनका हाल-चाल पूछने के लिए एंड उन्होंने पूछा कि आपके आपके पति कहाँ हैं? तो दादी जी ने कहा कि वो तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर गए हुए हैं। तो उनकी जो सहेली थी वो एकदम अचानक बहुत मतलब वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि उस ज़माने में तो ऐसे ही कहा जाता था जैसे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ घर तोड़ती हैं। तो उन्होंने फिर उनको बताया उनकी दादी जी को बताया कि अभी तो तुम्हारे पति वहाँ जाने लगे हैं, तो अभी वो तुम्हें छोड़ देंगे और वहाँ तो सेना लगाते हैं, जादू करते हैं और फिर ये सारी कहानी बोल के उनको बहुत डरा दिया और जैसे ही दादाजी वापस आए, तो उन्होंने मना कर दिया और बोल दिया कि कल से आप नहीं जाने वाले। दादाजी लेकिन जो थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, खाली चुपचाप से सुना और कहा, "ठीक है, लेकिन पहले एक बार तुम आके एक बार देख लो और तुम खुद देखो कि क्या होता क्या है वहाँ।" लेकिन दादी जी बहुत उस समय इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तो लेकिन दादाजी ने क्या किया बड़ी युक्ति चलाई और एक दिन उनको कहा कि चलो मूवी दिखाने लेके जाता हूँ तुम्हें। और फिर बीच में उन्होंने सेंटर पे रोक के उनको लेके गए अंदर और उस समय दादी प्रकाशमणि मुरली चला रही थी। तो उन्होंने सुना कि भगवान जो है सबको माफ़ कर देता है, जिसने भी उनकी ग्लानि की है, फिर फिर भी उनको माफ़ कर देता है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको कैसे पता मैंने कभी ऐसे बोला है इनके बारे में। तो तो प्रकाश मणि दादी ने उनको बड़ा उत्साह दिया और कहा कि आप कोर्स क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा कुछ ही दिनों में वो सेंटर में आने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए ताकि आप फिर बाबा को मिल पाएँगे। तो उन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया, उनको फिर पसंद आने लग गया और उन्हें बड़ा मज़ा आने लग गया। फिर ऐसे हो गया कि उनकी आदत ही बन गई वो और उन्हें बहुत मज़ा आने लग गया। लेकिन आस-पास के लोग फिर भी उनके कान भरते गए और बोलते गए उनको कि अ, तुम क्या जा रही हो, अच्छी जगह नहीं जा रही हो, जादू करते हैं। तो फिर कभी ऐसा होता था कि मैं थोड़ी दिनों के लिए वो छोड़ दिया करती थी जाना, फिर जाया करती थी, तो ऐसे कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा था। फिर जब बाबा आ रहे थे, तब उनके दादाजी को कहा गया कि आप जाइए उनका स्वागत करने के लिए। तो बाबा ने उनको देख के बोला कि पहले तुम जैसे जानवर की ज़िंदगी जिया करते थे, लेकिन अभी तुम्हें
अभी तुम्हें देवता बनना है। तो उन्हें बिल्कुल भी खराब नहीं लगा ये सुन के, उल्टा उनको बड़ी खुशी हुई। और फिर उनके दादाजी ने बोला कि चलो सेंटर चलते हैं, बाबा से मिलने चलते हैं। और वो शाम को दोनों ब्रह्मा बाबा को मिलने गए। और जैसे ही उनकी माँ उनकी दादी हॉल में उन्होंने एंट्री की, तो वो जाके ब्रह्मा बाबा के पास जाके बैठ गई। और उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगा उनके सामने बैठकर। और ब्रह्मा बाबा ने कहा उस समय कि मैं आया हूँ तुम्हारा सारा दुःख दर्द लेने। तो ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। बाबा फिर अपने कमरे में गए आराम करने के लिए, लेकिन प्रीतम बहन जो उनकी दादी थी, वो इतने नशे में थी कि उनका वो उनके पीछे-पीछे उनके कमरे तक गई उनको मिलने के लिए। तो उन्हें बोला गया कि मत, कि नहीं तुम ये नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तो उन्होंने कहा लेकिन प्रेम में तो, प्यार में तो ऐसा कोई रूल तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने बाबा को कहा कि तुम तो उन्होंने कहा बाबा को कि अगर आप सच कि अगर आप सच में भगवान के इंस्ट्रूमेंट हो, तो फिर आप मेरा सारा दुःख दर्द ले लो। क्योंकि उनकी जो दादी है, उनके 3 बच्चे थे और जो छोटा वाला बच्चा बेटा था उनका, उन उनकी एक आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो एक आँख से देख नहीं देख नहीं सकते थे और वो खाली 5 साल के बच्चे थे। तो वो मन ही मन अपने आप बाबा से बात कर रही थी और बोल रही थी कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट हो आप शिव बाबा के, तो आप प्लीज़ मेरा सारा दुःख दर्द ले लो। और ऐसा हुआ कि उनको जैसे कि उन्हें फिर ऐसे फीलिंग हुई या अनुभव हुआ कि वो जैसे छोटी बच्ची बन गई है और बाबा की गोद में जाके बैठ गई है और उनको लग रहा था जैसे कि बहुत ही छोटी हो गई, छोटी बच्ची है, क्योंकि वो ट्रांस में चली गई थी। और उन्होंने उन्होंने गोल्डन एज देखा और उन्होंने देखा कि वहाँ कैसे सब लोग डांस करते हैं अ, गोल्डन एज में क्या होता है वहाँ, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए वो ट्रांस में चली गई। फिर हल्के से उन्होंने बाबा की आवाज़ सुनी कि बच्ची, बच्ची वापस आ जाओ। फिर जब वो आई तो उनको फिर भान हुआ अपने आस-पास की चीज़ों का। तो उनके 3 बच्चे थे जैसे, तो एक 5 साल का, एक 3 साल का और एक 1.5 साल की। और वो जब घर जा रही थी, तो जैसे कि नशे में ही थी और उनका पूरा मन जैसे कि सतयुग में ही था। तो जब घर वापस आई, तो उन्होंने दा उनके पति को, दीदी के जो दादा हैं, उनको बताया कि क्या हुआ, कि जैसे उनको कि उनको साक्षात्कार हुआ सतयुग का और उन्होंने देखा कि वहाँ कैसे होता है। फिर उसके बाद जो पड़ोस लोग थे और जो आजू-बाजू लोग थे, उनकी फिर बातें उन पे जैसे कि कुछ प्रभावी डालना उन्होंने बंद कर दिया।
तो उनका ऐसे ही रूटीन बन गया था कि जाके बाबा से मिला करती थी, सुबह मुरली सुन के आया करती थी और फिर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया करती थी, ताकि बाहर के लोग आके इनको कुछ ना बोले और उनको उस झमेले में पड़ना ही नहीं था। उन्हें जैसे खुशी और वो शांत जैसे वातावरण सेंटर का जैसे लेके आया करती थी, उसी में रहना था। उनके दादाजी भी आर्मी में थे, तो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती थी, वहाँ जाके वो सेंटर खोल दिया करते थे और उन्हें बड़ा नशा हुआ करता था बाबा का सेवा करने के लिए। और फिर साल के बाद उनका जैसे मन उठ गया में आर्मी लाइफ से। और जैसे ही वो ब्राह्मण हुए थे, तो बहुत जल्दी जैसे उन्होंने सारी धारणा अपना ली थी, खान-पीन की और पवित्रता की। लेकिन जैसे आपको पता है कि आर्मी में आर्मी लाइफ में आपको जैसे वहाँ का नियम है, वो ही पालना करनी पड़ती है। तो अपना खाना भी लेके नहीं जा सकते हो आप। तो उन्होंने बहुत समय ऐसे था कि वो खाली फल में फ फल के ऊपर ही रहते थे और भूखे रहते थे। और फिर 1 साल के बाद उनके जो ऑफ़िसर थे, उन्होंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं खा रहे, खाली फल पे ही है। तो उनके ऑफ़िसर ने फिर कहा कि ठीक है, तुम अपना खाना बना सकते हो, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत। और फिर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया और फिर जब वो वापस आए आर्मी की सेवा देख के, तो उनके ऑफिसर्स ने कह दिया कि तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है, कि तुम अगर आर्मी में हो तो फिर आर्मी के हिसाब से आपको सारी रूल्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसा हो गया था कि उनका कान जो था उनको वहाँ से एक कान से सुनना थोड़ा बंद हो गया, तो उस वजह से आर्मी लोगों ने उनको फिर कह दिया कि जैसे कि आप एक कान से नहीं सुन पा रहे हो, तो फिर आप फिट नहीं हो आर्मी में सर्व करने के लिए। तो फिर उन्होंने फिर ये वजह से डिसाइड करा कि ठीक है, कि मैं आर्मी से भी आर्मी से छुट्टी ले लूँगा। तो उन्होंने जाके बाबा से बात की और बाबा को ऐसे कहा कि मैं अभी छोड़ने वाला हूँ। तो बाबा ने कहा कि हैदराबाद में कोई सेंटर नहीं है, तो आप क्यों नहीं जाते हो और वहाँ सेवा क्यों नहीं शुरू करते हो? तो पहले वो आए और और पूरी उनकी जो फैमिली थे वो पहले फिर वो पंजाब में ही थे, तो पहले वो आए हैदराबाद सेवा देने के लिए और छोटा-सा रूम लिया किराए पे और तो और फिर थोड़ा-सा कमाई के लिए उन्होंने दुकान ली और जैसे कपड़ों का बिज़नेस शुरू करा। उन्होंने ताकि परिवार की पालना कर पाएँ। तो सुबह जैसे अपना बिज़नेस सँभाला करते थे और फिर शाम को सेंटर आके अपना खाना बना के और फिर मेडिटेट किया करते थे।
तो जहाँ उन्होंने किराए का घर लिया था, नीचे जैसे नीचे जो ओनर रहा करती थी और ऊपर सेकंड फ्लोर में इनके दादाजी रहते थे। तो उनकी जो ओनर है उनको बहुत अच्छा लगा करता था कि ये यहाँ रहते हैं। और एक बार ऐसे हुआ कि वो सुबह जैसे दादाजी मेडिटेट जब कर रहे थे, तो जैसे वो जो ओनर है, जो मालकिन है, उनको जैसे खिंचाव हुआ देखने के लिए कि ये ऊपर कर क्या रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा देख के कि ये उनका जैसे वातावरण में जब पहुँच गई उनके तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो दादाजी ने कहा ना कि मैं तुम्हें समझाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे करते हैं। अगर तुम्हारी कोई सहेलियाँ हैं तो उनको भी लेके आ जाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपना पहला कोर्स देना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे जैसे सेवा बढ़ती गई, तो फिर उन्होंने बड़ा घर लेना शुरू किया, किराए का लिया, फिर उससे बढ़ा और ऐसे फिर सेवा शुरू। और फिर 2 साल के बाद उनकी पूरी फैमिली पंजाब से आके हैदराबाद उन्होंने जॉइन किया। और उनके दादाजी के जो 3 बच्चे थे, दीदी की जो माँ भी थी, वो स्कूल फिर हैदराबाद में ही जाने लग गए। और फिर जैसे गीता पाठशाला उनके घर से ही शुरू होने लग गई और लोगों को पसंद आने लग गया। और वहाँ से जो कहानी शुरू हुई, अभी तो हैदराबाद में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है। और गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने ही 36 एकड़ का लैंड सेंटर को दिया। और वो थोड़ी बहुत जल्दी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो 47 इयर्स की है, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, लंग कैंसर हो गया था, तो उस समय इतना इलाज नहीं हुआ करता था कैंसर का। तो वो 47 में ही उनकी दादाजी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इनकी जो मम्मा है, अम, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया था अपनी उनके माता पिता को कि मैं शादी करना चाहूंगी और मैं तो दादा और दादी ने दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं और उनकी शादी तो उन्होंने शादी उनकी मम्मी ने शादी कर ली क्योंकि उन्होंने उनका बहुत क्लियर थी कि वो लौकिक जीवन जीना चाहती हैं और जो इनका बेटा भी था तो वो उन्होंने भी शादी कर दी और जो दूसरी बहन थी वो बाबा बाबा को समर्पित हुई थी। तो फिर उनकी दादी और जो बहन जो समर्पित थी उन्होंने फिर बाबा की सेवा अम, आगे बढ़ाया। तो अभी ये उनकी माँ के बारे में बता रही हैं कि जैसे माँ ने उनकी शादी कर ली थी, लेकिन जैसे वो उनकी पालना तो सेंटर में ही हुई थी इतने सालों से, तो 4-5 साल शादी के बाद ही उनको जैसे वापस खिंचाव होने लग गया ब्रह्म कुमारीज़ के ज्ञान से। उनकी माँ का नाम कुलदीप है।
ग्रुप है और जब ये जब जैसे पैदा हुई, तो जो उन्होंने देखा था कि थोड़े समय में ही जैसे उनको पता जो उनको याद है, क्योंकि तब तक उनकी माँ फिर धीरे-धीरे वापस ब्रह्म कुमारी में आ गई, तो उन्होंने खाली उनको जो याद है अपने बचपन का, खाली यही याद है कि सारी दीदियाँ उनके आस-पास और सारी बहनें उनके आस-पास ही रही हैं। तो उन्हें याद है जब वो 3 साल की थी, हालाँकि 3 साल के बच्चे को ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, तो बट उनको याद है कि वो पहली बार गई थी अ, मधुबन गई थी और 1983 की बात है और बाबा को अभी बाबा का मिलन के समय गई। उनको याद है कि जब जैसे ही खत्म हुई बाबा की मुरली खत्म हुई, तो तो ये जो उठ के इन्होंने बहुत प्यार से ताली बजाना शुरू कर दिया और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। तो सब उनको देख के बहुत ही हर्षित हो गए कि छोटी-सी लड़की ऐसे खड़े होके ताली बजा रही है और कह रही है कि बहुत अच्छी कहानी बाबा ने सुनाई है। तो जब भवन बना, तो पहली मीटिंग बच्चों के साथ थी। तो ओम शांति भवन के सामने वो फाउंटेन फुब्बारा था और दादी ने कहा कि हम ये सेंटर को ये भवन को इनॉग्रेट करने वाले हैं और फुब्बारा फाउंटेन को भी इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो बच्चे करेंगे। तो जो इनॉग्रेशन के समय जब फाउंटेन को इनॉग्रेट करना था, तो दादी ने वो स्विच बटन को प्रेस करना था ताकि फाउंटेन शुरू हो। लेकिन करने से पहले दादी को ऐसे ख़्याल आया कि जो सबसे छोटा बच्चा है ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में, वो आके क्यों ना बटन प्रेस करे। तो दीदी शिवानी ये सबसे छोटी थी, तो दादी ने फिर उनको अपना गोद में लिया और फिर दोनों ने इकट्ठा वो बटन प्रेस किया। तो उनको ये याद है और उन्हें बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में फाउंटेन देख रही थी, 3 साल की ही थी, लेकिन और वो जो अनुभव था उनको बहुत अच्छा लगा। और जभी भी उनकी मम्मा माउंट आबू जाया करती थी, तो वो बच्चों को साथ लेके जाया करती थी। तो उनके सारे जो समर वेकेशंस हुआ करते थे, वो हर समय मधुबन में ही बिताया करती थी। बच्चों के कैंप्स में बिताया करती थी। और दादियाँ जो थी उस समय में बहुत अपना समय बहुत दिया करती थी बच्चों को, उनको कहानी सुनाया करती थी, बहुत प्यार दिया करती थी। और उन्हें ऐसे हर समय लगा करता था कि यही सारी मेरी है, ये सारी दादियाँ हैं मेरी। और उनको हर समय ऐसे ही लगा करता था कि शायद सबकी इतनी ही दादियाँ होती है।
क्योंकि उनको लगा करता था कि सब मेरी दादी हैं। उनको बाद में पता चला कि दादियाँ तो खाली एक ही होती हैं। तो उन्हें याद है जब वो जब मधुबन से निकला जब जाया विदाई लिया करते थे, तो जब दादी के रूम में जाया करते थे, तो दादी का रूम पूरा जैसे टॉय से ही भरा हुआ करता था और दादी हर समय बोला करती थी कि ले लो जो लेना है। और उनकी माँ कहती थी खाली एक लेने के लिए, लेकिन दादी हर समय बोला करती थी कि नहीं नहीं लेने दो जितना लेना है। ये बच्चों को बाबा के प्रेम से पूरा भरपूर होने दो। को याद है कि वो निर्भय भाई के ऑफिस में भी जाया करते थे और निर्भय भाई उन बच्चों को चॉकलेट दिया करते थे, बाहर से जो चॉकलेट आया करती थी। और उन्हें याद है उनको याद है कि उन्होंने कभी भी चॉकलेट बाहर से कभी भी नहीं खाई, क्योंकि उनकी सारी जो तृप्ति थी वो निर्भय भाई कर दिया करते थे, मतलब पूरा बैग भर के उनको चॉकलेट दिया करते थे कि कभी भी उनको बाहर से लेने का मन ही नहीं हुआ करता था। तो दीदी को तो हमेशा ऐसे ही लगा करता था कि जैसे कि बहुत जैसे ना बाबा इतना भरपूर कर देता है कि जैसे कि बहुत नशे में रहती थी कि हम तो बहुत ही जैसे रिच हैं, जैसे बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार से, बाबा के गिफ्ट से पूरे भरे हुए हैं। तो कभी कभार ऐसे हुआ करता था कि जैसे बच्चे जाया करते थे जब और ये बच्चे खेला करते थे और मुरली चला करती थी और ये लोग बाहर खेला करते थे। तो उस समय इनकी बहन, दीदी की बहन, उनकी कज़न थी, जो ये बाहर खेल रहे थे जब उंगली चल रही थी। तो मनोहर दादी ने उनको बुलाया और कहा कि मैं आप सबको नोटबुक देती हूँ और अगर आप 5 पॉइंट मुरली से लिख के लिखो और फिर मुझे आके सुनाना। और और आप तीनों 5-5 पॉइंट लिखना बुक में, लेकिन शर्त ये है कि आप सबके पॉइंट अलग होने चाहिए। तो जैसे 15 पॉइंट होंगे क्योंकि अलग-अलग सेम पॉइंट नहीं होने चाहिए। और जब आप लिखोगी तो फिर हम आपको टोली देंगे, बहुत अच्छी टोली मिलेगी। तो ये युक्ति चलाई दादी मनोहर ने और फिर ये बच्चे सारे फिर पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिया उन्होंने और फिर दादी इनको टोलियाँ दिया करती थी और फिर ये दादी को सारी मुरली के पॉइंट सुनाया करते थे और फिर अच्छे से सुन के ये सुन अ, उस दादी की बात मुरली पॉइंट सुन के इनको टोली दिया करती थी और दादी भी उन्होंने भी उन्होंने भी ऐसा किया कि उनको टोली रिपीट नहीं टोली रिपीट नहीं किया करती थी, तो हर समय अलग-अलग टोली हर एक दिन अलग-अलग टोली मिला करती थी। तो दीदी को ऐसे लगा करता था कि दादियाँ इतनी जो महान और बड़ी हैं, वो ऐसी छोटी-छोटी बातें बच्चों की याद रखती हैं और उनको इतना प्यार देती हैं कि उनके लिए भी अलग-अलग टोली हर एक दिन ला के दिया करती थी। और फिर बाद में शाम को ये बच्चों के साथ खेला करते थे
गाना गाया करते थे, डांस किया करते थे दादियों के साथ। और इनकी मम्मा ने बहुत इन पे बहुत प्यार से इनकी पालना की कि कैसे बाबा से बातें करनी है। जैसे आप सुबह उठो तो बाबा के रूम में जाओ, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो, फिर बोलो कि चलो मेरे साथ स्कूल चलो और मेरे साथ पूरा दिन रहो। फिर उसके बाद ही फिर वो रेडी हुआ करती थी, उनको ब्रेकफास्ट मिला करता था और फिर जाया करती थी स्कूल। और स्कूल जाने से पहले भी उनकी माँ उनको कहा करती थी कि पहले बाबा के रूम में जाके 1 मिनट के लिए बैठो और फिर बाबा को बोलो कि मैं जा रही हूँ स्कूल। और फिर शाम को भी कि बाबा से बात करके बता के कि क्या हुआ दिन में और फिर जाके सो। दीदी कह रही हैं कि उनकी जो पढ़ाई है कॉन्वेंट स्कूल में हुई, और जैसे कॉन्वेंट स्कूल में बाहर के लोगों से मिलना, अ, दोस्तों से मिलना, कभी-कभार उनका प्रभाव हो जाता है। लेकिन ये जो आदत थी दीदी की, कि जो पालना उनकी जो फाउंडेशन जो था उनकी माँ ने जो इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि बाबा से बात करना, बोलना बाबा को कि अच्छा बाबा मैं जा रही हूँ। तो उसके वजह से उनको लगता है कि उनका ज़्यादा उनका पुल नहीं हुआ बाहर की दुनिया से। और कभी-कभार अगर भूल भी जाती थी, तो उनकी माँ उनको वापस बस स्टॉप से बोला करती थी कि नहीं कि जाओ, बाबा को बोल के पे ही जाओ। तो आज की तारीख तक वो वही आदत रखी है कि जभी भी वो बाहर जाती हैं या कुछ भी करने जाती हैं, कि वो पहले बाबा के रूम में जाके पहले बाबा को बता के उनसे बोल के कि बाबा चलो मेरे साथ चलो, फिर ही वो जाती हैं। चाहे वो 30 सेकंड हो या 1 मिनट हो, लेकिन वो पहले बाबा के रूम में बैठ के फिर ही निकलती हैं। तो उससे ऐसा होता है, तो ऐसे महसूस होता है कि फिर सारी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो दिन में आप डिसीजन लेने वाले हो या जो भी आप करने वाले हो, फिर अभी आपने वो बाबा को दे दिया। बाबा आपको आप देखेगा। जैसे कॉलेज में भी इनको याद है कि वो पहले बाबा को बोला करती थी, जैसे एग्ज़ाम पेपर हुआ करते थे तो पहले बाबा को बोल के कि आप आओ और आप मुझे मदद करो। और और उनको फिर महसूस हुआ करता था कि कैसे बाबा उनको हेल्प कर रहे हैं आंसर अ, लिखने में। और वो हमेशा अपना एग्ज़ाम समय से पहले ही खत्म कर दिया करती थी। और जो एग्ज़ाम का जो डर होता है, वो इस हिसाब से उनका मतलब उन्होंने उस पे काबू पाया। वो जैसे बाबा को सब बोल के फिर जाया करती थी एग्ज़ाम देने के लिए।
भाई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं दीदी को। कि जब बच्चे होते हैं हम, तब हमें जो भी कुछ बोला जाता है, हम बहुत अच्छे से उसको समझ लेते हैं। और भाई भी बता रहे हैं, हर्षा भाई भी बता रहे हैं, जैसे उनको भी बहुत अनुभव हुआ करता था जब बहुत जब छोटे थे। तो जैसे उनको अशरीरपन का अनुभव हुआ जब बहुत छोटे थे। तो आपको भी दीदी दीदी को भी ऐसे बहुत अनुभव हुए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आपको तो समय मिला दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी दादी जब जो कभी दादी से मिले ही नहीं हैं। तो अगर आप बता पाए हमें कि कि ये अव्यक्त कि ये अव्यक्त पालना कैसे ली जाए, और अगर मुझे भी ये पालना लेनी हो तो फिर मैं ये एक्सपीरियंस करना हो तो मैं क्या क्या करूँ? जैसे मुझे भी ऐसे अनुभव हुए। वो कह रहे हैं कि सुभाष भाई भी ध्यान सरोवर से जो आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि जब वो भी बचपन में बहुत जाया करते थे ज्ञान सरोवर में, और दादी से बहुत पालना ली, तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर पहाड़ के पास गए, पहाड़ पे गए, और वो ट्रांस में चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत प्यार से, बहुत जैसे भोले बन से बाबा को बुलाया, और बाबा ने उनको सीधा खींचा उनको अपने पास। और तो बहुत सारे बच्चे जो आए थे उस समय, सब जैसे ट्रांस में चले गए थे, क्योंकि जैसे आप जब आप बच्चे होते हो तो आप बहुत प्योर होते हो, तो बहुत जल्दी बाबा फिर आपको ट्रांस का एक्सपीरियंस करवाता है। सो भाई पूछ रहे हैं अगर आप बता सके कि हम कैसे ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव कर सके। तो दीदी कह रही हैं कि जब वो छोटी थी तो वो स्कूल से सेंटर जाया करती थी, और पूरा दिन पूरा शाम वहीं बिताया करती थी। तो वो कह रही हैं कि जब जब जाया करती थी सेंटर, तो उन्हें गद्दी से बहुत जैसे कि आकर्षण हुआ करता था कि मैं भी जाके बैठूं, मैं भी देखूं क्या होता है बैठने बैठने पे। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जब गई तो उन्होंने दीदी से, जो सेंटर दीदी से, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैं कि गद्दी में बैठ सकती हूँ क्या। तो सेंटर दीदी ने कहा ठीक है जाओ बैठो। तो वो जैसे ही गद्दी पे बैठी, जैसे वो बैठी नुमा शाम का योग के लिए, उस समय 7 से 7:30 बजे तक, और जैसे लाइट ऑन हुई 7:30 बजे, उन्हें ऐसे फील हुआ कि जैसे बाबा ने उनको अपने पास बुलाया है, पुल किया है। एंड उनको जैसे जो शांति धाम में जैसे सारे जो आत्मा, हम सब आत्मा रहते हैं, वहाँ का जो साइलेंस है, वहाँ का जो
साइलेंस है उन्होंने वहाँ वो अनुभव किया और उनका मन ही नहीं करा उसके बाद बात करने के लिए। एंड उस समय उनको ये महसूस हुआ कि शांति किसे कहते हैं और शांति क्या होती है और कैसे क्या अनुभव होता है शांत में रहना। तो अभी भी दीदी जब योग करती हैं तो कभी कभार ऐसे अनुभव ये जो अनुभव उनको जो बचपन में हुआ है वहां वापस जाती हैं और याद करती हैं और वो ये अनुभव जो उनके बचपन के हैं वो बार बार उनको अभी भी वो सोच के वो जब कुछ भी है जैसे कोई टेस्ट पेपर आता है तो यही ये अनुभव याद करती हैं और मन में रखती हैं और चर्न करती हैं और फिर जैसे उनको वापस नशा चढ़ जाता है। उन्हें अभी भी ऐसे महसूस होता है कि उनकी दादी जो है प्रीतम बहन उनके आसपास ही है और दादियां भी उनके आसपास ही है और उन्हें पूरा ऐसे ही पूरा टाइम हमेशा ऐसे अनुभव होता है कि जैसे कि उनके आसपास ही है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम कभी भी हम सोल कॉन्शियस रहते हैं और हम अपने आप को जान के उस अनुभव में रहते हैं कि मैं आत्मा उस नशे में रहते हैं तो आप हमेशा आपको हमेशा आप बाबा से ट्यून रहते हो आप बाबा के हमेशा करीब रहते हो आपको बाबा से इशारा और हेल्प मिलता रहेगा। भाई दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कभी महसूस होता है कि चाहे कुछ भी कर लो तो बाबा से कनेक्शन नहीं हो रहा है और बहुत कंफ्यूजन होता है। उन्हें पता है ज्ञान पता है उनको समझ में आता है लेकिन फिर भी बाबा से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। जब बाबा मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तब कनेक्शन नहीं कर पाते हो और फिर ये चैलेंज हो जाता है लाइक ये अच्छा नहीं लगता फिर अ, समझते सब कुछ है ज्ञान सब कुछ समझते हैं लेकिन बाबा से कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो फिर पूछ रहे कि आप दीदी आप क्या करते हो उस समय या कुछ युक्ति बता सकते हो आप। तो दीदी कह रही है उनके साथ एक दो बार ऐसे हुआ है तो तो उस समय उन्होंने क्या किया उन्होंने किताब में लिखना शुरू किया कि बाबा से क्या-क्या प्राप्ति मिली है उनको, कि क्या-क्या ब्लेसिंग्स मिली है उनको बाबा से और जो ब्लेसिंग कार्ड्स मिला करता था उनको, वो सारा उन्होंने निकाला और एक-एक लिखना शुरू किया।
तो इस हिसाब से उन्होंने उसका सपोर्ट लेना शुरू किया। तो ऐसे समय में आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे तो ठीक है, पहले अपने आप से कनेक्ट करिए, पहले सम्मान में रहिए और फिर धीरे-धीरे वापस वो नशा लाइए कि आप इतना तो आपने बाबा के साथ बाबा का हाथ पकड़ के आप यहाँ तक तो अभी आ ही गए हो, तो बस अभी और थोड़ा और चलना है। तो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, जो भी प्राप्ति मिली है बाबा से, वो सब लिखना शुरू किया और फिर फिर लिखते-लिखते जैसे कि उनको वापस नशा चढ़ने लग गया। वो कह रही है जैसे तो जैसे वो कह रही है कि वो जैसे लिखती हैं, तो जैसे कि सेंटर वाली दीदियाँ भी पूछने लग गई है कि आपका चेहरा बहुत जैसे खिला-खिला सा लग रहा है। तो वही उनकी आदत है जो लिखती है, अगर कुछ वो कहती है कि जैसे आप जब लिखते हो, तो आप जैसे अपने जो इमोशंस है, जो जहाँ फँसे हुए हो, वो आप रिलीज़ कर रहे हो। और ये साइंस है उसके पीछे, लिखने पे भी साइंस है कि जब आप लिखते हो, तो जहाँ भी आपकी ब्लॉकेज है, जहाँ भी आप अटके हो, वो सारा रिलीज़ हो जाता है और फिर से बाबा से कनेक्शन हो जाता है। और जब आप लिखते हो, जैसे सारी जो आपकी यादें हैं, वो वापस आ जाती हैं। फिर बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है। सो भाई पूछ रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि अगर मन से भी मधुबन जा सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप मन से जाते हो मधुबन। तो तो वो कह रही हैं वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे जाते हो? आप पहले क्या जब आप मन से जाते हो मधुबन, तो आप पहले कहाँ जाते हो? तो दीदी कहती है तो पहले जैसे उनका ध्यान वो जो फुब्बारा है अ, तो वो हफ्ते में वो फाउंटेन के पास जाती हैं, जो उन्होंने दादी के साथ इनॉग्रेट किया था। क्योंकि उन्हें लगता है जैसे वो फाउंटेन फुब्बारा जो है, जैसे वो फाउंटेन ऑफ जॉय है, खुशी का फुब्बारा फुब्बारा है। तो वो वहाँ से शुरू करती है, जैसे सब जब जब कहते हैं कि मधुबन मन से जाओ तो लोग जैसे 4 यात्रा पे जाते हैं, लेकिन वो पहले वहाँ से शुरू करती हैं। और जैसे उनका मन वहाँ जाता है, तो उनको अपने आप नशा चढ़ने लग जाता है। और फिर वो शांति स्तंभ में जाती है, मन से शांति स्तंभ जाती है, उनको लगता है फिर उनको महसूस होता है कि बाबा के सारे बाबा का सारा प्यार जैसे उन उन पे बरस रहा है। और फिर वो बहुत प्यार से बा उसको उन्हें बाबा से जो रूह-रिहान किया हुआ है, वो सब याद आने लग जाता है। भाई कह रहे हैं जैसे उनको बार-बार ये सोच के कि 350 दादियाँ हुआ करती थी।
350 दादियाँ हुआ करती थी। तो वो कह रही हैं कि आप भी कोई दादियों के क्लोज़ आई होंगी, तो आप आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं दादियों के साथ? तो इनका ये बहुत जैसे बहुत क्लोज़ थी इशू दादी से और आज इशू दादी का 11वाँ दिन है और आज भोग भी लगा था। तो वो इशू दादी के बारे में कहती हैं कि वो बहुत कम बोला करती थी और हमेशा बहुत शांत रहा करती थी। अब जैसे वो कह रही जब बचपन में वो दादियों के कमरे में जाया करती थी, जैसे वो बच्चे थे, तो कभी भी उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो कभी भी दादी के रूम में चले जाया करते थे। और इशू दादी चाहे कम बोलती थी, लेकिन बहुत प्यार वाली थी और उनकी दृष्टि भी बहुत मीठी हुआ करती थी। और जैसे बाकी दादियाँ चॉकलेट दिया करती थी, लेकिन इशू दादी के पास इशू दादी के पास जो होम्योपैथिक के पिल्स नहीं होते, वो सफ़ेद-सफ़ेद गोलियाँ, तो वो उनके पास हुआ करते थे। तो उन्हें वो लेना उनसे बड़ा मज़ा आया करता था। बिना जो मेडिसिन के जो होते थे, वो शुगर खाली जो शुगर वाले पिल्स होते हैं। वो कभी भी चली जाया करती थी उनके कमरे में। मतलब समय का ध्यान ना देते हुए बच्चे कभी भी चले जाया करते थे। लेकिन ईशा दादी कभी भी उन पे उनको मना नहीं किया करती थी। और फिर बच्चों को ये जो वो छोटी-छोटी जो चीनी वाले पिल्स थे, वो वो दिया करती थी। और उनको याद है अभी भी वो ईशा दादी की गोदी में बैठ के वो गोलियाँ खाया करते थे। वो जैसे वापस बोल रही हैं कि बहुत स्वीट और बहुत प्यार वाली थी। चाहे कम बोला करती थी लेकिन उनको सब पता था उनके आस-पास क्या हो रहा है और उन्हें सब पता था कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या ज़रूरत कहाँ क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको सब पता हुआ करता था। और जानकी दादी के साथ भाई कह रहे हैं उससे पहले वो कह रहे हैं जैसे कि इशू दादी के बारे में कि इशू दादी को सब कुछ पता था कि यज्ञ में क्या हो रहा है और ब्रह्मा बाबा के समय में वो सारे पत्र लिखा करती थी। अ, बाबा बोला करते थे और वो सब बच्चों को पत्र लिखा करती थी, बाबा के शब्द लिखा करती थी। तो उन्हें सबके बारे में पता था। तो इतना सब कुछ उनके दिमाग में हुआ करता था, जैसे सारे कि कि सारा उनके मन में हुआ करता था क्योंकि उन्होंने पत्र लिखा बाबा के लिए, तो सबकी स्टोरीज़ उनके मन में था, यज्ञ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर भी इतना कुछ उनके दिमाग में होने के बावजूद भी उन्होंने खाली बाबा को अपने मन में रखा और उनका जैसे था कि उनको पता था कि ये सब कुछ जो है हो रहा है, ये ड्रामा है और बस बाबा खाली याद रहता था उनको। और उन्होंने जैसे कि ये सारी जो बातें हैं, जो उनको पता थी जैसे वो एक ही तरफ रख दिया करती थी, जो काम करने के बाद वो सब मन से हटा के खाली बाबा को अपने मन में रखा करती थी।
तो भाई बहुत अच्छा पॉइंट कह रहे हैं कि जब तक मैं दादी को समझ नहीं पाऊँ अच्छे से, तो मैं दादी को अपने मन में याद मैं दादी को याद अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। वो आज दादी का जैसे 11 दिन है, तो अच्छा लगा आपने दादी के बारे में ये कहानी बताई। दीदी कह रही है उनको एक ही चीज़ याद है दादी इश्यू के बारे में। वो 2.5 साल पहले शांति सरोवर आई और उन्होंने दीदी से वहाँ से पूछा कि दादी इशू दादी इन दीदी के सेंटर में आ सकती हैं क्या? इशू दीदी ने इशू दादी ने कहा कि हाँ, मैं आऊँगी आपके सेंटर और ये जो दीदी जहाँ रह रही है तो ये सेंटर की इनॉग्रेशन इशू दादी ने ही की और वो व्हीलचेयर में बैठ के सब जगह जा रही थी, देख रही थी। फिर उन्होंने क्लास ली और उनके हाथ में घड़ी थी जो ब्रह्मा बाबा ने उनको दी थी। तो उनके बारे में बताया कि मेरे को ये बाबा ने दिया है। जैसे उन ऐसे था उनके ऐसा बहुत जैसे सिंपल थी, लेकिन बाबा से जो भी मिला उसका उनको बहुत वैल्यू हुआ करता था, बहुत इम्पोर्टेंस फील हुआ करती थी कि ये बाबा से मिला है। और क्लास होने के बाद वो थोड़ा थक गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे थोड़ा आराम करना है अ, थोड़ा आराम करके फिर मैं जाऊँगी। तो फिर ये जैसे सडनली ये प्लान हुआ, तो फटाफट उन्होंने उनका एक रूम तैयार किया उनके लिए और दादी इश्यू लेटी अ लेटी थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन जैसे वो लेटी, कोई वीआईपी आए मिनिस्टर की वाइफ आई। वो सुबह नहीं आ पाई इनॉग्रेशन के समय, लेकिन वो बाद में आई। और जब वो आई तो उनके मन में ऐसा था कि अरे अभी तो दादी निकल गई होगी इनॉग्रेशन के बाद, तो मुझे तो दादी से मिलना हुआ ही नहीं। और वो भागते-भागते आई, जो मिनिस्टर की वाइफ है, वो भागते-भागते आई और कहा कि मैं दादी से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं मैं मिल वो चली गई हैं या नहीं, मैं मिल पाऊँगी या नहीं। और कहा कि शायद वो मिले रुकी होएगी, लेकिन मुझे मिलना है उनसे। तो दीदी ने कहा कि आप रुको, वो भी आराम कर रही है, जैसे वो उठेंगी तो मैं आपको बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रुकती हूँ बाबा के रूम में, मैं रुकती हूँ दादी के लिए। तो उन्हें फिर दीदी को ऐसे-ऐसे एक ख़्याल आया कि मैं एक बार जाके देख के तो आती हूँ उनके कमरे में कि वो सो रही हैं क्या, क्या कर रही हैं। तो वो दरवाज़े के पास जाके जैसे खाली खड़ी हुई देखने के लिए कि वो जगी है या नहीं। तो दादी दादी ईशा को समझ में आ गया कि कोई तो आया है मिलने उनको। तो फिर दीदी ने कहा कि कोई आया हुआ है, लेकिन वो रुकी है आपके लिए और जब आप आराम करके उठेंगे तब आप उनसे मिल लेना। तो दादी ने कहा कि आप अभी क्यों नहीं बुला लेती हो उसको? तो दीदी ने कहा वो रुक सकती है, आप आराम कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे दादी आधे मिनट के अंदर उठ के अपने बाल-वाल को ठीक करके, साड़ी को ठीक करके कहा कि चलो बताओ किससे मिलना है? तो फिर वो वीआईपी को फिर जो उनकी वाइफ है उनको बुलाया उनके कमरे में। तो दीदी के हाथ में एप्पल था और
ताकि वो मिट्टी के बाद एप्पल दे सके टोरी की तरह। तो जैसे वो आईं, दादी ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे बातें करना शुरू करा उनके साथ। हाथ पकड़ा, पूरा टाइम हाथ पकड़ा हुआ था। फिर दादी ने उनको दृष्टि दी और जैसे वो जो वीआईपी सोल थी, वो जैसे उनकी आँखों से आँसू अ, निकल रहे थे। तो उन्होंने फिर पूछा, वो वीआईपी बहन ने पूछा कि आपने कहा दादी को मेरा हाथ पकड़ने के लिए? तो दीदी ने कहा नहीं। तो वो वीआईपी सोल ने कहा कि जब मैं आई यहाँ पे तो मेरे मन में यही ख्याल था पूरा टाइम कि मुझे दादी को खाली टच करना है, क्योंकि उनके मन में था कि जैसे सारी दादियों को कहते हैं कि ये फरिश्ता है, तो उनका मन था कि बस खाली 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए उनको टच करना है, कि जैसे उनको लगे कि मैंने भी फरिश्ता को छुआ है। तो इससे उनको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत अच्छा लगा कि दादी ने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि उनके मन में यही विचार था कि उन्हें उनको हाथ पकड़ या टच करना है, जैसे फरिश्ता को अ, टच किया हुआ है। लेकिन यहाँ दादी ने तो उनका हाथ पकड़ा हुआ था। तो ये जो वीआईपी थी, ये मतलब वीआईपी है, बहन थी, बहुत पैसे वाले घर से आई थी और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ देख के कि उनका खाली यही एक इच्छा थी कि दादी को टच करना है। जैसे दादी एवर रेडी हुआ करती थी सर्विस के लिए। जैसे वो गई आराम करने के लिए, वो थकी हुई थी, 1 घंटे का क्लास लिया और थकी हुई थी। लेकिन फिर भी जब उनको पता चला कि कोई आया है उनको मिलने के लिए, उन्होंने पहले सेवा आगे रखी। भाई कह रहे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कभी मनमोहिनी दीदी से मिले हो? दीदी कह रही हैं कि नहीं, उनका जन्म 1980 में हुआ है और मनमोहिनी दीदी उस उनके जन्म से पहले ही, कुछ साल पहले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। लेकिन उन्हें कहानियाँ बहुत सुनी हैं, जिसकी कि बहुत जैसे शक्ति की स्तंभ थी मनमोहिनी दीदी, कि वो स्ट्रिक्ट भी थी लेकिन बहुत प्यार वाली थी। एंड उनके पालना से जो सेंटर वाली दीदियाँ थी, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जैसे उनकी माँ ने बहुत कुछ सीखा उनकी पालना से। और उन्हें याद है उनका, मनमोहन दीदी को याद था पूरा उनका जो समय बाबा के साथ जो उन्होंने समय बिताया। जैसे बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा एकदम जैसे सीधे टॉल लंबे से हुआ करते थे और एकदम सीधा खड़ा हुआ करते थे, जैसे लंबे चौड़े और एकदम सीधा खड़ा हुआ करते थे। तो उन्होंने ये सारी कहानियाँ सुनी हैं अपनी माँ से, अपनी दादियों से। तो इस सेंटर में एक भाई रहते थे, मारियो भाई, और उनकी वो दादी, ये मनोहर दादी फेवरेट हुआ करती थी।
और मनोहर इंदिरा दादी उस ज़माने में बाबाज़ रॉक पे जाया करते थे और वहाँ मेडिटेट किया करते थे। बहुत अच्छा अनुभव हुआ करता था। और दाद और दादी बहुत अच्छा जैसे मेडिटेशन करवाया करती थी कि जैसे कि कि जैसे बाबा के समय क्या हुआ करता था, क्या अनुभव हुआ करता था, तो दादी पूरा जैसे एक-एक चीज़ बताया करती थी। वो सारे जो बच्चे हुआ करते थे, उस नशे में बाबाज़ रॉक पे जाया करते थे। वो बहुत अच्छे से वो स्टोरी शेयर करके सबको ऐसे अनुभव कराया करती थी कि जैसे आप उस समय थे, बाबा के समय थे आप। जैसे वो स्टोरीज़ बताया करती थी और बच्चों के मन में बहुत अच्छे से बच्चे विजुअलाइज़ कर पाते थे कि कि बाबा के समय क्या-क्या होता था और जैसे उनको ही अनुभव होता था कि वो बाबा के समय थे। तो दीदी कह रही है कि वो आपका मन आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया करती थी अ, समय बाबा के साथ। उन्हें याद है दादी गुलज़ार के समय वो चाइना में थी और दादी गुलज़ार बीजिंग चाइना के कैपिटल में जा रही थी और ये दीदी भी उस समय वहाँ ही थी क्योंकि वो फर्नीचर लेने गई थी, सेंटर के लिए फर्नीचर बाय करने चाइना गई थी। एंड तब उनको पता चला कि दादी गुलज़ार भी आई हैं, बीजिंग में आई हुई हैं और चाइना आई हुई हैं। तो जैसे ये दीदी भी चाइना में ही थी, तो उनका मन करा कि चलो आई हैं तो मैं जाके उनको मिलती हूँ। क्योंकि जब वो इंडिया में रहती तो बहुत सारे लोग रहते हैं उनके आजू-बाजू, तो एट लीस्ट यहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर पाएँगी, बीजिंग में। अ, जैसे इतना उनका बहुत ऐसे मन था और वैसे ही हुआ, वो 4 दिन दादी गुलज़ार के साथ वो उनके साथ समय बिता पाई। उस समय दादी के साथ एक और बहन आई थी, इंडियन बहन भी भारत में बहन आई थी और दीदी हुआ करती थी उस समय। तो दादी पूरा दिन क्लासेस कंडक्ट किया करती थी, तो रजनी बहन थी, उनको याद आया नाम उनका, रजनी बहन थी दादी गुलज़ार के साथ और वो ट्रांसलेट किया करती थी, दादी जो भी बोला करती थी। तो वो रजनी दीदी बहुत खुश थी, तो चलो एक और बहन आई हुई है। तो उन्हें वो 4 दिन उन्होंने दादी गुलज़ार के साथ समय बिताया और उन्हें ऐसा लगा जैसे ये जो समय है ये दादी के साथ सतयुग में है और सतयुग अ, में जैसे समय बिता रही हैं। तो तो उन्हें जैसे लगा ही नहीं महसूस ही नहीं हुआ कि ये चाइना में है, उनको लगा जैसे कि ये सतयुग में है और जैसे दादी गुलज़ार जैसे उनको लगा कि जैसे कोई बहुत महान राजा है और उनके साथ ये घूम रही हैं।
सो अ, वहाँ पे एक फर्नीचर की दुकान है, बहुत सुंदर फर्नीचर की दुकान है। तो दादी गुलज़ार को बहुत बोल के इन्होंने कि आप भी चलो, दादी गुलज़ार भी इनके दादी गुलज़ार भी इनके साथ गई। और जो दुकान है वो वहाँ का जैसे बोलते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट फर्नीचर वहाँ मिलता है। और दादी गुलज़ार भी उनके साथ गई, लेकिन दादी गुलज़ार की जो बुद्धि है, वो मतलब बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करा किसी चीज़ को लेके भी। वो कह रही कि जैसे बाकी लोग हम सब देख के हमारे मन में आया कि वाओ! कितना अच्छा फर्नीचर है, कितना अच्छी चीज़ें हैं। जैसे द 1 मिनट के लिए जैसे देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे बुद्धि वहाँ फुल हो रही थी। लेकिन दादी को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उनके आजू-बाजू क्या है, उनका जैसे जैसे उनकी बुद्धि यहाँ यहाँ थी ही नहीं। भाई कह रहे हैं जैसे अभी हमारे पास खाली 10 मिनट है, तो वो अभी वो बात करना चाहते हैं कि ज कि जैसे अभी इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं मतलब कोरोना वायरस की वजह से अ, जो सीन है अभी, तो वो कह रहे हैं कि जैसे बाबा कहते हैं कि अभी तो अंत समय आ रहा है, तो और बाबा कहते हैं कि अंत में बस बाबा को ही याद करना है। तो वो कह रहे हैं जब हमें ऐसे अनुभव होते हैं किसी का सुन के या अपने अनुभव होते हैं, जितना हम इन अनुभव में रहें, ये ये ऐसा बाबा के साथ रहें, तो हम जो आगे हमारे आस-पास जो समस्या है या जो सीन हो रहा है ड्रामा का, तो हम उससे ऊपर ही रहें। तो आप आपका क्या सजेशन है या आप उस पे कुछ बोल सकती हैं? तो वो कह रही हैं जैसे दादी जानकी लंदन में ही रहा करती थी, उन्होंने बहुत कम देखा उनको, लेकिन फिर भी उनका उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था और वो अपने माँ को जैसे हर समय हमेशा कहती थी कि ये मेरी दादी है। तो उन तो उनको दादी जानकी से बहुत ज़्यादा जैसे प्यार था। और जभी भी वो उनका चित्र देखा करती थी, तो उन्हें उनसे बहुत जैसे अट्रैक्शन हुआ करता था। तो हालाँकि वो दादी जानकी को कभी मिली नहीं है, ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन हर समय उनकी बुद्धि जैसे उनके साथ जैसे उनकी पुल हुआ करती थी। तो
वो कह रही हैं कि उनको ये बहुत आश्चर्य हुआ करता था ये सोच के कि दादी तो इतनी दूर रहती हैं, लंदन में रहती थी, लेकिन वो एनर्जी, उनका प्यार, वो फ़ील कर पाती थी। तो हमेशा उनको ऐसा लगता था कि ये जो लाइक आपको किसी के सामने होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर भी रह के वो एनर्जी आपकी रह सकती है, आपका आपका लगाव रह सकता है। तो उनको ये बहुत अच्छा पता था कि किसी से मन लगा आप दूर से भी मन लगा सकते हो। तो अभी जो पैंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय अभी जैसे इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए हैं, बेड नहीं मिल रहा है और जगह-जगह पे सब जगह सब लोग खाली यही न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और मतलब जैसे आजू-बाजू का जो माहौल है बस इसी 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 चीज़ को लेके ही है। तो वो कह रही हैं जहाँ वो रहती हैं, बाकी जो बहनें हैं उनके साथ उन्होंने ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की, कोरोना के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। जैसे हम में सब लोग आगे-पीछे यही बात कर रहे हैं, यूट्यूब में भी यही वीडियो है, लेकिन इन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि ज़्यादा इसमें पड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया बहनों ने कि हाँ, ठीक है वायरस है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया कि हम अपना जो स्टेज है, हम नहीं गिराएँगे नीचे और हम बस इसके बारे में ज़्यादा बात ना करके बाबा की याद में रहेंगे। तो इस वज़ह से क्या हुआ इस वज़ह से क्या हुआ जैसे ये इनके इनका इनका मन पूरा प्योर और बाबा की याद में ही रहा। तो जब लोग फ़ोन करके इनसे अपनी समस्या के बारे में बात किया करते थे या जैसे लोग जो दुखी होते थे वो बात किया करते थे। बट ये अपना स्टेज इतना उनका ऊपर था, जैसे इन्होंने इतने सालों की जो तपस्या की है कि इन्होंने बस आप जैसे खाली देना है आपने। आप यू यू आर ओनली सपोज्ड टू गिव बस आपको खाली देना ही है। और अगर आप इतने सालों से यही मेडिटेशन करें कि बस आपको खाली देना है, तो आप बहुत आसानी से लोगों को प्यार और जैसे शांति की वाइब्रेशन दे सकते हो। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनको ये वायरस है बाहर पर उनके दिमाग में बिल्कुल जैसे कुछ प्रभाव नहीं था और उनका मन खाली देने में ही बिज़ी था। तो उन्होंने अपना समय इन दिनों बहुत अच्छी किताबें पढ़ने पढ़ने में लगाया और उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत सेफ रखा और उस वज़ह से कोई भी इनके पास आया तो उनको भी यही फीलिंग आई। तो भाई कह रहे हैं जभी भी वो बंजारा सेंटर आते हैं जहाँ दीदी है, वहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है और भाई कह रहे हैं कि थोड़ी मिनट के लिए अगर आप मेडिटेशन करवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा।
आराम से बैठिए और धीरे-धीरे मैं अपना मेरा मन बाहर की चीज़ों से हटाकर अपना अटेंशन जो है प्रकृति के बीच में ध्यान ध्यान लगाइए और ये सो कॉन्शियस स्थिति में रह के मैं अपने आप को देख सकती हूँ, अपने आप को महसूस कर सकती हूँ। सारी शक्तियाँ मेरे में समाई हुई हैं और मैं आत्मा धीरे-धीरे इस शरीर को छोड़ के ऊपर ऊपर की तरफ जा रही हूँ और चाँद तारों को छोड़ मैं अपने आप को बाबा के पास देखती हूँ। बाबा जो चमकता हुआ तारा है और उनके समीप आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का अनुभव होता है और जैसे मैं जानती हूँ कि मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है और ये संबंध हमारा जन्म-जन्म का है। बाबा मेरे जैसे बहुत ही मीठे बाबा हैं, बहुत प्यार वाले बाबा बहुत प्यार वाला बाबा है, बहुत मीठा मेरी बहुत मीठी माँ भी है, खुदा दोस्त भी है, मेरा गुरु भी है, मेरा सब कुछ है और ये इनकी उनकी मीठी जो उनका जो साथ है, उनका जो मीठा साथ है, वो मुझे भी मीठा करता है। वो मुझे भी प्यारा बनाता है और मुझे बाबा से सारी जैसे शक्तियाँ मिल रही हैं और जैसे बाबा ये सारी शक्तियाँ का वर्षा दे रहे हैं और बाबा से मुझे ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। जैसे बच्चे को बाप से सारी मलकियत मिलती है, वैसे मुझे भी बाबा से ये शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं और मुझे बिल्कुल भी
कमज़ोर जैसे मुझे बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं महसूस हो रही है। और मुझे बाबा के साथ बहुत, बहुत, बहुत-बहुत जैसे सुख महसूस हो रहा है, बहुत प्यार महसूस हो रहा है और बाबा के साथ रह के मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता महसूस नहीं हो रही है। और जैसे मैं बाबा से ये सारी चीज़ें अपने आप में भर के मैं बाबा से ये सारी चीज़ें अब भर के वापस ये शरीर में आ रही हूँ। और मैं आत्मा वापस इस शरीर में आकर महसूस कर रही हूँ कि मैं पूरी हूँ। पापा ने जैसे मुझे पूरा करके भेजा है, पूरी शक्तियों के साथ भेजा है और बस अब मेरा खाली मेरे को देना है। बस मुझे खाली लोगों को देना है, लोगों की सेवा करनी है। और मैं अब अभी बाबा से सारे गुणों गुण प्राप्त करके मैं ये पूरी दुनिया को प्यार, शांति, पवित्रता, आनंद का अनुभव करवा रही हूँ और शक्तियाँ देने दे रही हूँ। जगत की सारी आत्माएँ, मेरी बहन और भाई को मैं ये गिफ्ट दे रही हूँ। ये बाबा से जो प्राप्त किया हुआ है, वो सारे आत्माओं को दे रही हूँ। ओम शांति।